रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फौज गजा में जंग नहीं चाहती है, भले ही हमास गजा पट्टी से पूरी तरह से न हटे। गुमनाम जरायों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इजराइल अपने तमाम मकासद को हासिल करने से पहले जंग को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये गुमनाम जराये कौन है, लेकिन मैं यहाँ ये वाजे करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं होगा। आदाब, मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इजरायली फौज ने टेके हमास के आगे घुटने, हमास से जंग नहीं करने पर हुआ अमेरिकी अखबार में बड़ा खुलासा। मौलाना अरशद मदनी का बड़ा दावा, कहा मुसलमानों की सूझबूझ ने गठबंधन को दिलाई ज्यादा सीटें। ज्ञानवापी में वुजू खाने की सुनवाई टली, मुस्लिम फरीक के ना पहुंचने पर टली सुनवाई। झारखंड मॉब लिंचिंग मामले में उतरे चंद्रशेखर आजाद, इमाम के घर वालों को मुआवजा देने का किया मुतालबा। अब लोकसभा में हलफ लेने के बाद नहीं लगेगा नारा। ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे के बाद स्पीकर ओम बिरला ने कानून में किए बदलाव। हाथरस भगदड़ मामले के बाद बाबा हुए गायब, मेनपुर डीसीपी सुनील कुमार ने दिया बड़ा बयान। मदरसों में अब नहीं पढ़ेंगे गैर मुस्लिम बच्चे, काउंसिल स्कूल में कराया जाएगा दाखिला। तलोजा जेल से मुंतकली पर डरा गैंगस्टर अबू सलेम ने जेल से ट्रांसफर न करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई गुहार। मुंबई के आचार्य मराठा कॉलेज में नया ड्रेस कोड नाफिज, हिजाब के बाद अब जींस टी शर्ट पर भी लगी पाबंदी। और टीम इंडिया की जीत के बाद हुई मुल्क वापसी, वानखड़े से मेरिन ड्राइव तक फैंस का हुजूम। आखिरकार इजराइल की ताकतवर फौज यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के हमास के सामने घुटने टेकने और उनके सामने मुकाबला न कर पाने की कुव्वत का खुलासा हो गया है। एक रिपोर्ट के खुलासे के बाद अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे शाया किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल की ताकतवर फौज हमास के आगे घुटने टेकना चाहती है और हमास को ही फिलिस्तीन पर राज करने देना चाहती है। अखबार में छपी इस रिपोर्ट ने हमास के आगे इजराइल की हार का खुलासा कर दिया है। इस बात को वैसे पहले ही दुनिया समझ तो गई थी, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं था। इससे पहले भी इजराइल के साबिक आईडीएफ चीफ और कई लीडरान ने जंग रोकने की हिमायत की है और हमास से न लड़ पाने की बात कबूल की है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इजराइल के कुछ फौज के चीफ जनरल ने गजा में फौजी कार्रवाई और हमले को रोकने की हिमायत की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया की खुद को ताकतवर कहने वाली इजरायली डिफेंस फोर्स ने घुटने टेकने की बात कबूल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली फौज गजा में जंग नहीं चाहती है, भले ही हमास गजा पट्टी से पूरी तरह से न हटे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने यहाँ तक कह दिया है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गजा में हमास हुकूमत करे। इस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर ने और भी पुख्ता कर दिया जब अपनी खबर में उन्होंने इजराइल के 6 साबिक और कुछ सेना में चीफ ओहदे पर फाइज अफसरान के हवाले से इसका खुलासा किया है। जराये ने बताया है कि कुछ चीफ जनरल का मानना है कि 120 इजरायली कैदियों की रिहाई के लिए गजा में जंग बंदी ही एक रास्ता बचा है, जिसे अमल में लाना बहुत जल्द जरूरी है। इसकी वजह को वाजे करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सेना जो हमास से इस दहाई की सबसे लंबी जंग कर रही है, वो अब हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग के इम्कान के लिए तैयार नहीं है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बयान साफ वाजे करता है कि इजराइल हमास के आगे हार चुका है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से लड़ने की तैयारी में नहीं है। लेकिन माहिरीन की माने तो उनका ये कहना है कि इजरायली फोर्सेस के चीफ इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमास को हरा नहीं पाया है और अपने हॉस्टेजेस को रिलीज करवाना चाहता है, इसलिए उसने घुटने टेक दिए हैं। और दीगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह से जंग करने से घबरा रही है, इसलिए वो हमास के साथ ये डील करवाना चाहती है ताकि हिजबुल्लाह से जंग के इम्कान खत्म हो जाएं। इजरायली सेना को ये बात मालूम है कि हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा खतरनाक है और अगर उससे जंग छिड़ती है तो इजरायली फोर्सेस का बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन नेतन्याहू इस बात से इत्तफाक नहीं रखता। इजरायली डिफेंस फोर्सेस से अलग सोच रहा है नेतन्याहू। अपनी जिद पर लड़ने की वजह से और दुनिया भर में अपनी नाक को बचाने के लिए वो इस जंग को खत्म नहीं करना चाहता। इस खबर में इस बात की भी तस्दीक की गई है कि इजरायली सिक्योरिटी अफसरान ने कहा है कि हमास के साथ जंग बंदी से हिजबुल्लाह के साथ समझौता करने में भी मदद मिल सकती है, जिसने बार बार कहा है कि जब तेल अवीव गजा में अपनी नस्ल कुशी को रोक देगा तो इजराइल के साथ उसका मामला खत्म हो जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स को नाम छुपाने की शर्त पर इजरायली सेना के 4 सीनियर अफसरान ने बताया कि इजरायली सेना को एक न रुकने वाली जंग का डर है और जिसमें उसकी ताकत और गोला बारूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस नताइज को देखते हुए कैदियों की वापसी के बदले में हमास को हुकूमत में बनाए रखना इजराइल के लिए सबसे कम लेकिन बुरा मुतबादिल मालूम होता है। इसका मतलब ये है कि इजरायली फोर्सेस चाहती है कि जंग रुके और गजा से फौजियों की वापसी हो और हमास ही वहां हुकूमत करे। इसके बदले में इजराइल अपने कैदियों की रिहाई करवा पाएगा। इस खबर से नेतन्याहू बुरी तरह बेचैन है और इजराइल में खलबली मच गई है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर अपने रद्द अमल में नेतन्याहू ने ऑफिस के जरिए जारी एक वीडियो बयान में कहा, गुमनाम जरायों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इजराइल अपने तमाम मकासद को हासिल करने से पहले जंग को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि ये गुमनाम जराये कौन है, लेकिन मैं यहाँ ये वाजे करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं होगा। लेकिन नेतन्याहू चाहे कितने ही बयान दे दे, इस बात को दुनिया ने तस्लीम कर लिया है
कि इस जंग को सिर्फ नेतन्याहू अपनी नाक बचाने के लिए जारी रखे हुए है। अंदर खाने वो भी जानता है कि हमास के आगे उसकी हार हो चुकी है। इस खबर की माने तो इजराइल की सबसे ताकतवर फौज IDF ने हार मानकर घुटने टेक दिए हैं। किसी भी मुल्क का लीडर खुद जंग के मैदान में नहीं लड़ता, लड़ने वाली फौज होती है। और जब फौजी हार मान ले और लड़ना ना चाहे तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क हार गया है। यही इजराइल के साथ हुआ है। दुनिया ने देख लिया है कि कैसे एक ताकतवर फौज जिसके पास जदीद हथियार के साथ रुपया पैसा सब कुछ है, वो एक मिलिट्री ग्रुप के आगे घुटने टेक चुका है। तारीख ये भी याद रखेगी। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने बुध को एक बड़ा दावा किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज अक़लियतों, ख़ास तौर से मुसलमानों की सूझबूझ के साथ की गई वोटिंग की वजह से बदले हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इंतखाबी नताइज ने फ़िरक़ा परस्ती और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और ये अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के ज़हीन वोटिंग की वजह से मुमकिन हुआ है। ये बात मान लेनी चाहिए कि अगर वोटरों ने समझदारी से वोट न दिया होता तो शायद इसके कुछ बरअक्स होता। मौलाना मदनी ने मजीद कहा कि मुल्क की अक़लियतों, दलित तबके और ख़ास तौर पर मुसलमानों ने आइन के हक़ में वोट दिया और हिंदुस्तानी इत्तेहाद को वोट दिया, यानी कि इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। मौलाना मदनी ने मजीद कहा कि जमहूरियत को बचाना है और इसलिए अब उन पार्टियों यानी कि कांग्रेस का ये इखलाकी फ़र्ज बनता है कि वो आइन और जमहूरियत की हिफाजत के साथ साथ राय दहिंदों, जिसमें मुसलमानों के हुकूक के जंग लड़ने के लिए भी आगे आएँ ताकि उनका एतमाद बहाल हो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर हो रही सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम फरीक के कई लोग नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से अब वजू खाने के सर्वे पर होने वाली सुनवाई को 9 जुलाई के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी के अंदर वजू खाने के साइंसी सर्वे के मुतालबे पर हिंदू बिरादरी की तरफ से दायर नजरसानी की दरख्वास्त पर मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से अब केस की समाअत 9 जुलाई को होगी। ये हुक्म जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने वाराणसी के जिला जज के हुक्म को चैलेंज करने वाली राखी सिंह की अर्जी पर समाअत करते हुए दिया, जिसमें जिला जज की अदालत ने बैतुल खला के सर्वे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील सौरभ तिवारी को हिदायत की है कि वह अंजुमन इंतफाज़ा मस्जिद कमेटी के वकील SFA नकवी को 24 घंटे के अंदर समाअत की अगली तारीख के बारे में मुतला करें। इससे कबल की समाअत में अंजुमन इंतफाज़ा मस्जिद की जानिब से वकालतनामा दायर किया गया था, लेकिन बुध की समाअत के वक्त उनके अदालत में हाजिर न होने की वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई। झारखंड के कोडरमा में हुई मॉब लिंचिंग की वारदात में इमाम के कत्ल के बाद आज़ाद समाज पार्टी ने जमशेदपुर में इसके खिलाफ एहतजाज किया। आपको बता दें कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी बाइक की मामूली टक्कर हो गई थी, जिसके बाद उनको पीट कर कत्ल कर दिया गया। आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मामले पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। चंद्रशेखर ने मरने वालों के खानदान के लिए सरकारी नौकरी का भी मुतालबा किया है। एक्स पर एहतजाज से मुताल्लिक तस्वीर शेयर करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा कि झारखंड के कोडरमा जिले में मस्जिद के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन के हुजूमी तशद्दुद और कत्ल का वाक़या न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि काबिल सजा भी है। फिलहाल इस वाक़े के खिलाफ आज़ाद समाज पार्टी की जमशेदपुर यूनिट ने एहतजाज किया है। अगर इंसाफ न दिया गया तो हम इंसाफ के हुसूल के लिए पूरी रियासत में एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज़ाद ने मजीद कहा कि मैं झारखंड के वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ कि इस लिंचिंग में मुलव्विस मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए और मरने वाले मौलाना शहाबुद्दीन के अहले खाना को 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके घर के अफराद को सरकारी मुलाजमत दी जाए। 18वीं लोकसभा के पहले सेशन के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने MP की हलफ लेने के बाद कई नारे लगाए थे, जिसमें एक फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया था। इस मामले पर तनाज़ा बढ़ने के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हलफ लेने के कानून में कुछ बदलाव कर दिए हैं। नए कवानीन के मुताबिक अब मुस्तकबिल में हलफ उठाने वाले मुंतखब अराकीन असेंबली को आइन के तहत हलफ के फॉर्मेट के मुताबिक हलफ उठाना होगा। अब अराकीन असेंबली ना तो नारे लगा सकेंगे और ना ही कोई लफ्ज़ जोड़ सकेंगे। लोकसभा के स्पीकर की हिदायत के मुताबिक लोकसभा में तरीक़ाकार और कारोबार के कवायद के कायदा 379 को तब्दील कर दिया गया है। 379 जिसके मुताबिक एक रुकन हलफ उठाएगा और उसकी रुकनियत सिर्फ दस्तूर बंद के तीसरे शेड्यूल में मुकर्रर करदा फॉर्म के मुताबिक ही ली जाएगी और सिर्फ वही बोलेगा जो उसमें लिखा होगा। इसके अलावा उसे अपने दिमाग और मन से कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं होगी। हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ के बाद मैनपुर में भोले बाबा के आश्रम के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तैनाती के कुछ घंटे बाद मैनपुरी के पुलिस ऑफिसर DSP सुनील कुमार ने कहा है कि बाबा आश्रम के अंदर ना तो कल थे और ना ही आज हैं। DSP मैनपुरी सुनील कुमार ने कहा कि आश्रम के अंदर 40-50 आश्रम में काम करने वाले सिर्फ मुलाजिम हैं। भोले बाबा अंदर नहीं हैं, ना तो वो कल थे और ना ही आज हैं। इसी बीच अलीगढ़ के BJP MP सतीश गौतम बागला ने जिला अस्पताल में हाथरस भगदड़ की वारदात के मुतासरान से मुलाकात की। अलीगढ़ के MP ने एक मीडिया एजेंसी से कहा कि CM योगी आदित्यनाथ ने वारदात पर कार्रवाई के हुक्म जारी किए हैं।
ऐसी वारदातों को दोबारा होने से रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी सिलसिले में गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। अगर वो मुजरिम पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हाथरस में हुई भगदड़ में करीब 122 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने बुध को जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की निगरानी में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दी है ताकि मामले की अच्छी तरह से जांच हो सके। शाहजहांपुर में एडेड और रिकग्नाइज्ड मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू तालिब इल्म का अब स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। जिला अक़लियती बहबूद के अफसर मोहम्मद खालिद ने सभी प्रिंसिपल को इस सिलसिले में खत भी लिखा है। जिले में चल रहे गैर कानूनी मदारिस को बंद करने और उनमें ज़ेर तालीम तलबा को कौंसिल स्कूलों में दाखिल कराने की हिदायत मंगल को दी गई हैं। अब डीएमओ मोहम्मद खालिद ने बुध को तमाम प्रिंसिपल को खत भेजा है और इसमें तस्लीम शुदा मदारिस में ज़ेर तालीम गैर मुस्लिम तलबा को बाकायदा तालीम फराहम करने के लिए कौंसिल स्कूलों में दाखिला लेने की हिदायत की गई है। असातिज़ा के मुताबिक शहरी मदारिस में कोई गैर मुस्लिम तालिब इल्म नहीं पढ़ता। अगर देही इलाकों में स्कूल ना हो तो बच्चे मदरसों में तालीम हासिल करते पाए जाते हैं। जिला अक़लियती बहबूद अफसर मोहम्मद खालिद ने प्रिंसिपल को हिदायत दी है कि दाखिले के बाद उनको मालूमात फराहम की जाए। गैंगस्टर अबू सलीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर एक खुसूसी अदालत के उस हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें नवी मुंबई की तलोजा जेल से नासिक सेंट्रल जेल ट्रांसफर करने के मंसूबों के खिलाफ उसकी अर्जी पिछले महीने खारिज कर दी गई थी। सलीम ने अपनी जान को खतरा होने का दावा करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें तिलोजा जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल करने का फैसला उनके कत्ल की साजिश थी, क्योंकि चंद महीनों में उनकी रिहाई के इम्कानात थे। जब अबू सलीम की दरख्वास्त बुध को जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच के सामने आई तो बेंच ने बगैर कोई वजह बताए उसकी समाअत करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त अब किसी और बेंच के सामने दर्ज की जाएगी। तिलोजा जेल को अपने लिए बहुत महफूज बताते हुए सलीम ने खदशा जाहिर किया था कि दीगर जेलों में हरीफ ग्रोहों के अरकान उस पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ जेल हकाम ने खुसूसी अदालत में दलील दी थी कि सलीम को नासिक सेंट्रल जेल मुंतकिल किया जाना चाहिए, क्योंकि तिलोजा जेल के अंदर मौजूद हाई सिक्योरिटी सेल खस्ता हालत में है और उसकी फौरी मरम्मत की जरूरत है। आपको बता दें कि सलीम को जून 2017 में 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों के केस में कसूरवार ठहराया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हिजाब तनाज़े के बाद अब मुंबई के एक और कॉलेज आचार्य मराठा कॉलेज ने अब लिबास पर भी पाबंदी लगा दी है। दरअसल कॉलेज इंतजामिया ने अब एक और नोटिस जारी करते हुए फटी हुई जींस, खुले कपड़े और जर्सी पहनने पर पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र में मुंबई के आचार्य मराठा कॉलेज के तालिब इल्मों को उस वक्त हैरानी हुई जब कम से कम 40 तलबा को यूनिवर्सिटी के गेट पर ही रोक लिया गया। 27 जून को कॉलेज की तरफ से जारी करदा ड्रेस कोड और दीगर कवानीन के उन्वान से नोटिस में कहा गया कि खुले कपड़ों के साथ फटी हुई जीन्स, टी शर्ट और जर्सी पहनने की इजाजत नहीं है। हालांकि इससे पहले हिजाब का मामला मुंबई हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसे अदालत ने दुरुस्त करार दिया था और कॉलेज ने अदालत को भी यही बताया था कि फैसला ड्रेस कोड बनाने के लिए लिया गया है और इसका मकसद किसी मजहब या बिरादरी को निशाना बनाना नहीं है। वहीं अब इस नए नोटिस से नाराज तलबा ने कॉलेज के अहलकारों पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया और कहा कि ड्रेस कोड मजहबी और सकाफती आज़ादी के उनके आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम की मुल्क वापसी हो गई है और उनकी वापसी पर क्रिकेट शायकीन और उनके फैंस में काफ़ी खुशी का माहौल है। दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली के ITC होटल तक उनका ढोल नगाड़ों के साथ शानदार इस्तकबाल किया गया। बारबाडोस में आए तूफान की वजह से देरी से क्रिकेट टीम की मुल्क वापसी हुई है, लेकिन उनकी वापसी पर उनके फैंस का इंतजार खत्म हो गया है और शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, जहां आम लोगों के साथ साथ रोहित और सूर्य कुमार भी ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए। वहीं दिल्ली के होटल ITC में एक स्पेशल केक काटकर जश्न मनाया गया। केक जो कि टीम की जर्सी के रंग का था और उस पर चॉकलेट से बनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लगी थी, जो असली से कम भी नहीं लग रही थी। वहीं ITC में कुछ देर ठहरने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पहुंच उनके साथ नाश्ता किया और कुछ वक्त गुजारा। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने सबको मुबारकबाद भी दी, जिसके बाद वो सीधे मुंबई के लिए रवाना हुए, जहां जश्न की पूरी तैयारियां थीं और वानखेड़े और मरीन ड्राइव पर लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं मुंबई में उनके पहुंचने से पहले ही सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए और नीले रंग की खुली बस में उन्हें ले जाया गया, जहां विक्ट्री परेड में काफी भीड़ भी देखने को मिली। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही लगता है कि बिहार में पुल गिरने का मौसम भी शुरू हो गया है। बीते दिनों एक के बाद एक कई मकामात से पुल गिरने की खबरें आई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब 24 घंटे में 5 पुल बिहार में गिर गए। बिहार में बीते दिनों गिरने वाले पुलों की तादाद 11 पहुंच गई है। एक के बाद एक बिहार के अलग अलग जिलों से पुल गिरने की खबरें सामने आई, लेकिन इन सब मामलों में गनीमत ये रही कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसके गिरने से पहले ही लोगों को इस बात का इल्म हो जाता था और वो उसे खाली कर दिया करते थे। और इन गिरने वाले पुलों में ऐसा नहीं है कि ये सब कई साल पुराने थे, बल्कि इनमें हालिया तामीर हुए और कुछ ज़ेरे तामीर पुल भी गिरे हैं और एक सबसे पुराना जो गिरा वो भी सिर्फ 40 साल पुराना था। बुध के रोज तो बिहार में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ।
जब सीवान में 3 और छपरा में 2 पुल सिर्फ 24 घंटों के दौरान ही गिर गए। वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है और SPIL में अदालत से गुजारिश की गई है कि वो बिहार में हाल ही में बने छोटे बड़े पुलों की सरकारी तामीर का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं और साथ ही कमजोर ढांचों को गिराने या दोबारा तामीर कराने का भी हुक्म जारी करें। अर्जी में मजीद कहा गया कि बिहार सैलाब से मुतासरा रियासत है और यहाँ की 75% जमीन हर साल शदीद सैलाब की लपेट में आती है। ऐसे में पुल गिरने के वाकयात एक अहम मसला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की संगीन गफलत और ठेकेदारों और मुताल्लिका इदारों की बदउनवानी गठजोड़ की वजह से मुस्तकबिल में दीगर वाकयात भी रोनुमा हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो जाए, इसलिए अदालत को इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली में मौजूद इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मजलिस उलेमा हिंद अंजुमन व मोमिनीन तंजीम के बैनर तले एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथ जो लोग हादसे में जान गंवा बैठे थे उनको खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर ईरान हुकूमत के करीब 5 ओहदेदारान भी मौजूद रहे। साथ ही मुल्क के कई अहम शख्सियात और दानिश्वर लोग भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार के पार्लिमानी मेंबर संजय सिंह और उत्तर प्रदेश सहारनपुर से MP इमरान मसूद के साथ जम्मू कश्मीर के MP आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जैसे तमाम शख्सियतें मौजूद रहीं, जिन्होंने इस मौके पर खराज अकीदत पेश करते हुए अपने ख्यालों का इजहार किया। शहीद इब्राहिम रईसी की खिदमत जो उन्होंने न सिर्फ मिल्लत इस्लामिया के लिए ईरान में बल्कि फ़लस्तीन के लिए जो उन्होंने हिम्मत और हौसले से अपनी दौलत अपनी हुकूमत के ज़रिए जो काम किया, जो दिफा किया फ़लस्तीन के मज़लूमों का, और जिस तरह से उन्होंने जुर्रतमंदी से कुरान का भी दिफा किया। एक मित्र मुल्क के, एक दोस्त मुल्क के सबसे बड़े नेता का निधन एक भारतीय के लिए दुख की बात है, हिंदू हो मुसलमान हो। और जो उनके बारे में अभी यहाँ बताया गया कि न जुल्म सहना है न जुल्म करना है, यही सिद्धांत हम लोगों का भी अपने जीवन में है। और उनके जाने से यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा धक्का ईरान को नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को मिलेगा। लोकसभा में भी खराज अकीदत उनको पेश की गई। ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, ईरान के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं और ईरान के अवाम के साथ इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा खड़े भी रहेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट एसोसिएशन के जरिए दायर अर्जी में रियासती सरकार को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। जस्टिस S सुनील दत्त यादव ने नोटिस जारी करने का हुक्म दिया और मामले की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। साथ ही सरकारी वकील को हिदायत हासिल करने की भी हिदायत दी गई है। एसोसिएशन ने 20 मई 2024 के सर्कुलर को चैलेंज करते हुए पिटीशन दायर की थी, जिसमें तमाम गैर इमदादी तालीमी इदारों को उनके नोटिस बोर्ड्स और वेबसाइट्स पर उनके जरिए मुकर्रर करदा फीस, दाखिले के अमल वगैरह को जाहिर करने की ज़रूरत के बारे में बताया गया था। ये तकाजे बच्चों के मुफ्त और लाजमी तालीम के हक 2009 मरकज़ी कवायद 2010 में मौजूद दफात के सिलसिले में हिदायत की तामील में दी गई थी और 20 जून 2024 को महकमा तालीम की तरफ से गैर मिजाज स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से मेमोरेंडम भी दिया गया था। अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट के TA में पाई फाउंडेशन के फैसले और उसके बाद के दीगर फैसलों और कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म का हवाला दिया। ये दलील भी दी गई कि इसके मेंबरान के जरिए चलाए जाने वाले तालीमी इदारे आईन हिंद के आर्टिकल 29 और 30 और RTE एक्ट 2009 के तहत महफूज हैं और इसके तहत कवानीन अक़लियती तालीमी इदारों पर लागू होते हैं। झारखंड की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिल सकता है। हेमंत सोरेन के दोबारा झारखंड के वजीर आला बनने के इम्कानात को देखते हुए उनके करीबी साथी चंपई सोरेन ने हलफ लेने के महज 5 महीने बाद ही CM के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इंडिया अलायंस के लीडरान ने रांची में वजीर आला चंपई सोरेन की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग के दौरान सबकी आमराय से हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का वजीर चुन लिया है। पार्टी के एक लीडर ने न्यूज एजेंसी को बताया कि मीटिंग में चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को लेने का फैसला लिया गया है। इसके बाद बुध की शाम झारखंड के गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद झारखंड के चंपई सोरेन ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे वजीर आला बनाया गया और मुझे सूबे की जिम्मेदारी मिली। हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद हमारे अलायंस ने यह फैसला लिया और हमने हेमंत सोरेन को अपना वजीर चुन लिया है और इसीलिए मैंने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। अगले शुमारे में कुछ और ताज़ा खबरों के साथ हम लौटेंगे। आप देखते रहिए तहज़ीब TV। आदाब।